सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं दो मॉडल आंसर, एक शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग आंसर किस तरीके से लिखा जाए इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले 1 मिनट में आपका टाइम लूँगा। पिछले कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो यूट्यूब पर वीडियो नहीं आने का एकमात्र वजह था कि 67th बीपीएससी का इंटरव्यू अभी चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पहले मेंस में हमसे जुड़े हुए थे, उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, बाकी और भी कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए थे, तो उनका ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक चल रहा था। इसी वजह से यूट्यूब पर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अब से लगातार जो है आपको मेंस के रिगार्डिंग वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं 69 बीपीएससी पीटी के पहले इस बात को बोला था कि जैसे पीटी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मेंस के रिगार्डिंग बात करना शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज कुछ लेक्चर, कैसे मॉडल पेपर लिखाया जाए, खास करके ऐसे का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो नहीं आ रहा था 10 दिन से, लेकिन हाँ, अब चीज़ें लगातार आपको आएगा। तो अब इस चैनल को अच्छे से फॉलो करें और जितना भी वीडियो मेरा मेंस के रिगार्डिंग आएगा उसको देखें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें और लिखने का प्रयास करें। और जो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर किन्हीं को आंसर चेक कराना हो या आप गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, अगर चेक कराना हो तो नीचे एक व्हाट्सएप में ग्रुप नया बना देता हूँ, आप वहाँ अपनी कॉपी सेंड कर सकते हैं और मैं उस ग्रुप को ना 8 से लेके 9 के बीच में या 1 घंटे के लिए ओपन करूंगा। आप सिर्फ अपना उसमें आंसर सबमिट कर देंगे। जब भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं कॉपी कोशिश करूंगा चेक करने का, या नहीं तो उस ग्रुप में जितनी भी कॉपियां आएगी एक दूसरे से भी आप देखकर सीख सकते हैं। 8 फिर 9 ही 1 घंटा मैं ग्रुप या आधा घंटा ग्रुप ओपन करूंगा, तो आप आंसर वहाँ पर अपना पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। ठीक, तो मेंस में सबसे बड़ा दिक्कत मैं ये फिर देख रहा हूँ, क्योंकि मेंस का बैच 5 अक्टूबर शुरू किया हूँ 69 का, तो उसमें कॉपी बहुत लोग लिख के भेजते हैं, तो बड़ा दिक्कत आता है कि उनको आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखें, कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे निष्कर्ष लिखें। तो इस लेक्चर में अगर आप बहुत ही मतलब कि जीरो हैं या बहुत ही फ्रेशर हैं, अगर आपको आंसर राइटिंग करने नहीं आता है, तो इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ न सीख सकते हैं। देखिए, एक बात मैं पहले बोल देता हूँ, आंसर राइटिंग का जहाँ तक बात है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये सच्चाई है। सीखिएगा, जब तक आप खुद नहीं लिखे नहीं सीखिएगा। यूट्यूब पर लाखों मेरे ख्याल से इस तरह का मॉडल पेपर पड़ा होगा, तो क्या उसको सिर्फ देखने से सीख सकते? नहीं, सिर्फ देखने से नहीं सीखेंगे, देखने के साथ ही साथ आपको अपना कलम उठाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे तब तक नहीं होगा। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकता है, ये सच्चाई है। ठीक है, इसलिए लिखना तो आपको पड़ेगा, बिना लिखे कोई उपाय नहीं है, बाकी इच्छा आपकी। चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। डे फर्स्ट है ये मेरे वीडियो लेक्चर का, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना, और टॉपिक में पहला क्या लिया हूँ, प्रस्तावना या प्रेम्बल। तो मैं पॉलिटी क्यों चूज किया हूँ? पॉलिटी जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने की वजह ये है कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक पूछता है। आज चूँकि इजी क्वेश्चन ही लिया हूँ, आगे जैसे कि आज पहला दिन है तो आपका प्रस्तावना का टॉपिक लिया हूँ। नेक्स्ट डे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक ही साथ कुछ कवर करूँगा। तो ऐसे करके राष्ट्रपति, फिर गवर्नर, फिर पार्लियामेंट, ऐसे करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको पर डे बेसिस पे या पर डे अल्टरनेट जैसा भी हमको टाइम मिलेगा, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। बाकी और भी मेंस के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक होगा करंट का, वो भी वीडियो में बना दूंगा, ठीक ना। एक चीज़ और, प्रस्तावना से शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो पूछा है, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बाकी और जो पूछा वही बताऊंगा। एक क्वेश्चन 64 बीपीएससी मेंस में पूछा है। आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, खास करके जो प्रस्तावना प्रेम्बल में, भारत को एक समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, दूसरा धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य दैट मीन्स की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। और इसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये क्वेश्चन 64 बीपीएससी मेंस में पूछ चुका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी तो मैं इसका खैर मॉडल पेपर डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट कुछ ऐसा वीडियो मेरा आएगा जहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। देखिए, इस क्वेश्चन का डिमांड सिंपल यही है
कि हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें कई सारे दर्शन लिखे हैं। उसी में 3 हैं, एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसके बारे में हमारे देश में किस किस आर्टिकल में बातें लिखी गई है। सबसे पहले इसका जो मेन थीम यही है, आप पहले इस टर्म को डिफाइन कीजिए। इससे संबंधित जो भी आर्टिकल है या इससे संबंधित पार्लियामेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ जजमेंट दिया है, आप उसको यहाँ लिखेंगे। धर्मनिरपेक्ष क्या है इसको डिफाइन करेंगे, इसको कब जोड़ा गया, बाकी हमारे देश के संविधान के किस किस आर्टिकल में, जैसे कि फंडामेंटल राइट में है या जहाँ जहाँ धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है वो लिखेंगे। और तीसरा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब समझाएंगे और इससे संबंधित जहाँ जहाँ आर्टिकल है संविधान में वो लिखेंगे। तो सिंपल देखिए, समाजवादी या सोशलिस्ट का मतलब हमारे देश के प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि समाजवाद का, भारतीय समाजवाद या जो इंडियन जो सोशलिस्ट का मतलब यही है कि जो उत्पादन है, जो वितरण है के साधन पे सभी का न बराबर का अधिकार होना। और हमारा जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं गांधी जी के करीब है, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य यही था कि उनका था जन कल्याण, मतलब वेलफेयर उनका मेन कॉन्सेप्ट था, और सभी लोगों को एक राजनीतिक, पॉलिटिकल रूप में, आर्थिक रूप से समानता देना, ठीक ना। तो ये ऐसे करके आप समाजवाद को परिभाषित करेंगे। अब इससे संबंधित जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 14 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, फिर डीपीएसपी में 39 है। जहाँ जहाँ आपको समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाने की बात की गई है संविधान के जिस आर्टिकल में, आप वो यहाँ जिक्र कर देंगे। सेकुलर का मतलब वही कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को हम बराबर मानते हैं। तो आर्टिकल तो प्रस्तावना में खुद है ही, फंडामेंटल राइट में 25 से लेकर 28 तक में, बाकी और डीपीएसपी में कहीं कहीं है, बाकी आगे जहाँ जहाँ आपको मिलता है वो आप इसमें लिख देंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट मीन्स कि हमारे देश का जो शासक या जो रूलर होगा, अब ऐसा नहीं कि राजा का बेटा उसका बनेगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वही बनेंगे जिनको इस देश की जनता चुनेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम लोग, ठीक है। पहले एंशिएंट टाइम में राजा होता था, उनका जनता चुनाव नहीं करता था, लेकिन अब तो यहाँ पे हर एक 5 साल में चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, फिर आपका विधानसभा का चुनाव होता है। जनता जिनको वोटिंग करती, जिस पार्टी को अधिक बहुमत आता है वही सरकार बनाती है। तो आप इसको डिफाइन कर देंगे। तब इसके संबंधित जो आर्टिकल, जैसे कि जो सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल उसका जिक्र करेंगे। फिर हमारे देश में आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का जिक्र है, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ लोग चुन के आते हैं। फिर स्टेट में विधानसभा है, वहाँ जो सीएम बनते हैं या केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं, इन सब का चुनाव देश की जनता करती है। तो वही सब आर्टिकल लिखना था आपको इसमें। बाकी अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर जजमेंट दिया गया है या पार्लियामेंट ने अगर इस दिशा में कुछ काम किया है, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे करके। बाकी इसका मैं अलग से मॉडल पर डिस्कस करूँगा। तो इसी आधार पे एक क्वेश्चन मैं अभी लाया हूँ, सामने दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारतीय संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता का क्या मतलब है, इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। साथ ही इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संसद के प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी का क्या मतलब है जो हमारे संविधान में वर्णित है। साथ ही साथ इससे संबंधित कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और क्या सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के जो संसद है इस दिशा में क्या एफर्ट किया है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ देखिए एक टर्म में लिखा हूँ भारतीय संविधान, ठीक है, सॉरी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता। 68 का जो आप क्वेश्चन देखिएगा पॉलिटी का, उसमें क्वेश्चन डीपीएसपी को लेके पूछा है। तो वहाँ पे डीपीएसपी नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा है भारतीय संविधान, एक बड़ा टर्म लेके यूज किया, इसलिए मैं यहाँ पे भारतीय संविधान दिया हूँ, ठीक ना। तो ये नहीं सोचिए क्वेश्चन गलत है, मैं पहले बता दूँ, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखा जाए, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। एक और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके इम्पोर्टेंस को समझे। कई बार बीपीएससी 40 नंबर का जब बीपीएससी वहाँ पूछा है, 42 में पूछा है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या। लेकिन हाँ, अभी 64 में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन वो थोड़ा टिपिकल टाइप का कर दिया था। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दोनों का मैं यहाँ पे अभी मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले
शॉर्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके महत्व को संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन कीजिए प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि शॉर्ट आंसर को 80 से लेकर 100 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक ना। क्योंकि जब आप पेपर को देखिएगा बीपीएससी मेंस का, उसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलता है। जीएस पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको पहले सेक्शन में पॉलिटी होता है, दूसरे में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी होता है, तीसरे में आपका साइंस टेक होता है। 8 क्वेश्चन है। इसमें भी पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आपका 7वां क्वेश्चन ये शॉर्ट होता है। यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखने को मिलता है। एक क्वेश्चन में एवरेज आपको 22 मिनट के आसपास मिल रहा है। और ये आप समझिए कि क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम जाएगा, समझने में जाएगा, क्या लिखना इसको भी सिनॉप्सिस तैयार करेंगे तो समझिए आपको लिखने का 20 मिनट ही मिलेगा। 2 मिनट तो क्वेश्चन समझने, उसको कैसे लिखना इसमें लग जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एवरेज 20 से 21 मिनट टाइम बचता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक में तो 5 पूछेगा, इसका मतलब अगर 20 मिनट आपके पास टाइम है तो डिवाइड अगर 5 करेंगे तो आपको कितना मिला, 4 मिनट मिला। और 4 मिनट आपको एक आंसर लिखने का शॉर्ट है। और 1 मिनट में कोई भी आदमी कितना भी फास्ट लिखेगा ना तो 25 वर्ड से अधिक नहीं लिख सकता है, 20 से 25 लिख, क्योंकि सोच सोच के लिखना है तो वहाँ सबको तो याद रहेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 4 मिनट में अगर आप 20 या 25 के स्पीड से लिखते हैं तो 80 से लेकर 100 वर्ड लिख पाएंगे। यही साइंटिफिक कैलकुलेशन है, ये जान लीजिए। हाँ, मैक्सिमम आप 120 कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा वर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन छूटना तय है, ठीक ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग बोलेंगे नहीं 200 वर्ड लिखो शॉर्ट, 300 लिखो, जो भी बोलते हैं आपके जहाँ भी आप इस सुनते हैं, आप सिंपल को ये बोलिए कि जो आप चीज़ बोल रहे हैं इसी चीज़ को 3 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाइए। 200 वर्ड में शॉर्ट का पसीना छूट जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है ना वही चीज़ आप फॉलो कीजिए जो कि पॉसिबल है। जो पॉसिबल है ही नहीं तो उसको क्यों फॉलो करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं कई सारे वीडियो देखता हूँ तो हम बोलते हैं शॉर्ट 300 वर्ड में लिख दो, 200 वर्ड में लिख दो, नहीं, ये गलत चीज़ है, ठीक ना। ये अगर ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटना तय है। हाँ, लॉन्ग आंसर आप 400 वर्ड में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखा जाए कि संविधान की प्रस्तावना और इसके इम्पोर्टेंस को, तो अगर इसको 80 से लेकर अगर 100 वर्ड में आप लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 50-50 में आप लिख सकते हैं, या नहीं तो प्रस्तावना को डिफाइन कर दीजिए 30 वर्ड में, अब बाकी जो वर्ड बचेगा आप इसके इम्पोर्टेंस को दिखा दीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है। एक तो प्रस्तावना क्या है, इसका प्रस्तावना क्या इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे देश के संविधान के जो प्रस्तावना है उसकी फिलॉसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है। तो दर्शन में जो उसका जैसे कि आपका समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया, ठीक है, न्याय हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, ये उसकी फिलॉसफी है। बट अगर इम्पोर्टेंस पूछेगा तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे इसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें लगभग 30-40 शब्द के आसपास प्रेम्बल या प्रस्तावना क्या होता है आप इसके बारे में लिख दें, तब फिर आप इसके इम्पोर्टेंस को फ्लो चार्ट में इस तरह से बनाकर इजीली लिख सकते हैं। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, यहाँ तक प्रस्तावना या प्रेम्बल का बारे में लिखा गया है। बाकी इस पॉइंट में इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो दिखाया गया है। अब इसमें सिंपल वही कि एक बेसिक जो प्रस्तावना के बारे में जो परिभाषा है, अगर आपने कहीं डिफिनेशन पढ़ा है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है मेंस के आंसर राइटिंग में। एनसीईआरटी अगर क्लास 11th का पढ़िएगा उसमें बहुत ही आसान और इजी, जिसको बोलते हैं सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा गया, उसी लैंग्वेज आपको मेंस का आंसर लिख के आना है। मैं पहली बात बोल देता हूँ, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए। मेरा एक ही जवाब होता है, एनसीईआरटी में जैसी भाषा न्यू एनसीईआरटी में लिखा गया है वो लिख के आ जाए, आपका काम हो जाएगा। यूपीएससी में भी यही होता है, एनसीईआरटी ही लैंग्वेज को फॉलो हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो सिंपल प्रस्तावना या प्रेम्बल के बारे आप यही लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल एक बृहद संविधान का आईना और सार के रूप में है, जिसमें देश के संविधान की मूलभूत मूल्यों का दर्शन होने के साथ साथ संविधान निर्माताओं के उद्देश्य दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होते हैं। किसी भी संविधान की प्रस्तावना
उन लक्ष्यों, आदर्शों, उद्देश्यों को इंगित करती है जिसकी स्थापना एवं संपरिवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। सिंपल सी बात है, एक परिचय है। एक N.A. पालकीवाला जी ने भी कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक पहचान पत्र है हमारे संविधान का प्रस्तावना। आप एक इनका भी एक जो है टर्म लिख सकते हैं यहाँ, यहीं पे अगर जो करना हिंदी में छूट गया आप इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा है, एक बैकबोन है हमारे देश के संविधान का, कौन? प्रिम्बल या प्रस्तावना, और समरी है एक तरह से, ठीक ना। पूरा का पूरा, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर कहीं व्याख्या में प्रॉब्लम होता है ना, तो हम प्रस्तावना के फिलोसफी के आधार पर ही व्याख्या करते हैं। इतना बड़ा इसका इम्पोर्टेंस, भले ही उसमें एक पेज का आपको लगता है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आप ऐसे करके, बाकी इसमें एक ये भी है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और पंडित नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव, जब आपको पता है कि 13 तारीख को जब पढ़ा था, तो वही बात भी क्या बन गया था, आपका प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। इतना आप बेसिक बातें जो है ना प्रिम्बल या प्रस्तावना के बारे में लिख सकते हैं। अब जहाँ तक इसके महत्व को लेके बात आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो यहीं पे जो आपके पास पेज होगा, ऐसे करके एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ इम्पोर्टेंस या महत्व लिखेंगे। अब इसे कि यहीं पे दिखा देंगे कि पहली बात, ये सोर्स के बारे में हमको बताता है, ठीक ना। सोर्स क्या है, यहीं पे लिख देंगे, हम भारत के लोग। दूसरा बात, ये हमारे संविधान के स्वरूप या हमारे देश की व्यवस्था का नेचर बताता है, किस नेचर के हम लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है, संप्रभु हैं, सोशलिस्ट है, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, ठीक है। ये हमारे देश के नेचर को बताता है, ठीक ना। उसके बाद प्रस्तावना ये भी बताता है कि हमारे देश के संविधान या हमारे देश का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वही बताता है। न्याय प्रोवाइड करना, स्वतंत्रता प्रोवाइड करना, समता प्रोवाइड करना, ये तो दिया है ना, उसमें लिखा है, ठीक ना। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जहाँ संविधान की व्याख्या स्पष्ट नहीं है, न्यायपालिका को एक मार्गदर्शक रूप में भी ये है, गाइड के रूप में काम करती है। और ये SR बम्बईवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है, ठीक ना। ये दिखा सकते हैं आप। उसके बाद जो है ना, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा नहीं आएगा, यहाँ से भी हमको पता चलता है। और एक सबसे बड़ी बात है, संविधान कब लागू हुआ है, ये हमको प्रस्तावना बताती है। आप ऐसे करके चीज़ों को बता सकते हैं। और अंतिम में वही एक लाइन, चूँकि एक लाइन में निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रस्तावना वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक है, जो संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच को प्रतिबिंबित करता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में, देखिए अगर आप इसमें भी बहुत शॉर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दो लाइन में इसका कोई एक डिफिनेशन ये वाला लिख दीजिए, मान लीजिए ये लिख दीजिए डिफिनेशन, और एक आप ये N की जो है ना पालकीवाला जी का ये लाइन लिख दीजिए, ठीक। लगभग आपका 30 वर्ड हो जाएगा। फिर इसके इम्पोर्टेंस में आइएगा, तो या तो हम भारत के लोग से ये बात लिख सकते हैं, स्वरूप को बताता है, उद्देश्य को बताता है, जहाँ संविधान अस्पष्ट है संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करता है, और बाकी किस तिथि को संविधान लागू ये बताता है। बाकी ये तो आराम से आपका 80 से 100 वर्ड में हो जाएगा। तो इस मॉडल आंसर को, हालांकि आपको लगता होगा कि कुछ अधिक शब्द है, लेकिन आप इसको देखिए, मॉडल आंसर में क्या होता है, जानबूझ के थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया जाता है। लेकिन हाँ, मैं जब अनफिटिंग प्रोग्राम कराता हूँ तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप बहुत ही कम वर्ड लिखिए, 80 से 100 में। और यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये बहुत ही 80 या 100 वर्ड के आसपास होगा, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो इतना ही शॉर्ट में आपको आंसर को लिख, अगर यही अगर लॉन्ग आ जाए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, तब आप आराम से प्रस्तावना क्या है उसको अच्छे से दिखाएंगे। 2-3 डिफिनेशन आप यहाँ पीछे की इसको बड़ा कर देंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंस को बहुत ही व्याख्या करेंगे, जैसे कि हम भारत के लोग का क्या मतलब है, इसके कुछ आर्टिकल का जिक्र कर देंगे। फिर हमारे ये स्वरूप या नेचर को बताता है, फिर इसका मतलब बता देंगे, फिर इसका मतलब बता, इसका संविधान में कहाँ कहाँ आर्टिकल है वो भी दिखा देंगे, फिर इसको दिखा देंगे, इसको तो सबको अलग अलग करके परिभाषित कर देंगे। उससे संबंधित जो भी प्रावधान जहाँ जाए वो, इसका उद्देश्य को काफ़ी अच्छे से दिखा देंगे। तो ये तो लॉन्ग में आप 400 वर्ड में आराम से खींच सकते, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसको 80 से 100 वर्ड में लिखना। तो मैं कोशिश किया हूँ बताने का। आप इस देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये ना, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास और धर्म की उपासना,
ठीक है ना। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं लिबर्टी टू थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्कशिप, इतना भी लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर के जो कॉपी जो चेक करे उसको पता होगा कि बच्चे के पास एक तो टाइम का लिमिटेशन है, ठीक ना, और बाकी वर्ड का भी कहीं ना कहीं, हालांकि बीपीएससी ये नहीं लिखा है कि इसको 80 वर्ड में लिखिए, लेकिन आप एक जो मोटा मोटी अगर अनुमान तो ही लगता है कि भाई अगर जो 8 क्वेश्चन है, इतना टाइम है, कितना वर्ड हम लिख पाते हैं, और 2 पेज देता है, 2 पेज आपको शॉर्ट, 1 पेज ये और दूसरा पेज ये, 2 ही पेज देता है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये तो हो गया अपना टाइप क्या हुआ नोट आपका जो है ना मोटा आंसर। अगर आप इसका अगर मैं हैंड रिटन दिखाऊंगा तो वो भी दिखाता हूँ, वो उसको आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी का है, आपको मतलब 1 पेज में देखिए मोटा मोटी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, 1 पेज में मोटा मोटी इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम 2 पेज तक जा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे करके आप हैंड रिटन में इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ इसमें आप कुछ वर्ड को हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जितना आप फ्लो चार्ट इस तरह के डायग्राम बना देंगे तो उतना आंसर आपका अट्रैक्टिव होता है। बहुत अधिक पैराग्राफ या लंबे लंबे मत लिखिए, हाँ बातों को इस तरह के फ्लो चार्ट में जल्दी जल्दी कहने का कोशिश कीजिए, और इसमें आपका टाइम भी क्या होगा, बचत होगा। एक और जो लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, लॉन्ग भी लिखना, देखिए पहला पेज में इस तरह से एकदम टू द मतलब आपका आंसर बहुत ही सुंदर होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका भूमिका हो गया। फिर जहाँ से क्वेश्चन का जो डिमांड किया गया आप इसको देखिए, यहाँ भी इस तरह का आपको फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे करके कुछ को सर्कल से घेर दिए ताकि अट्रैक्टिव देखने में लगे। फिर यहाँ पे जो भी चीज़ देखिए इस तरह से ना फ्लो चार्ट का आप इजीली यूज कर सकते हैं। यूपीएससी में ऐसा ही होता है, अगर आप किसी का कॉपी यूट्यूब में सर्च करके देखिए इस तरह से लिखा होता है। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी जो है ना अच्छा मार्क्स मिलेगा। बाकी देखिए फिर भी यहाँ मैं सर्कल करने की कोशिश किया हूँ, मतलब एट्रैक्टिव बनाने का ना कोशिश आप अपने कॉपी पर कर सकते हैं। जब चीज़ें टाइप होता था इतना एट्रैक्टिव नहीं हो पाता जितना हैंड रिटन होता, लेकिन चूंकि मार्केट का डिमांड एक नहीं, टाइप क्या हुआ नोट्स, इसलिए हम टाइप करवा दिए। लेकिन इसके पहले 67 में 68 में हम हैंड रिटन नोट्स ही सबको प्रोवाइड किए थे, लेकिन तो बहुत लोग माने नहीं, चलो हमको टाइप करना पड़ गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको इस बॉक्स में आप घेर सकते हैं। मतलब ये आंसर का ना इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत कम जगह चीज़ें बताई जाती है, और जब मेरे साथ जो अनफाइटिंग में जुड़ते हैं उनको इसी चीज़ पर मैं फोकस कराता हूँ कि आप कहाँ पे फ्लो चार्ट यूज कीजिए, कहाँ पे बॉक्स बनाइए। फिर देखिए इसी करके आप कर सकते हैं। और अंतिम में एक जो है आप इस तरह से एक निष्कर्ष को भी, मतलब एग्जामिनर को दिखाई पड़े कि कौन सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, कहाँ बॉडी पार्ट है, और अंतिम में बच्चा निष्कर्ष कहाँ लिखने की कोशिश कर रहा है। ये आपके कॉम में जो झलकेगा ना नंबर बहुत ही मिल जाएगा। ये देखिए इंग्लिश में है, सेम टू सेम चीज़ आप देखिए, यहाँ भी प्रेम्बल और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप 1 पेज में या 1.5 पेज में इजीली फास्ट में लिख सकते हैं। फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन को आप इससे देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, फिर इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, बाकी इसको जस्टिस लिबर्टी को यहाँ डिफाइन कर दिया गया है, ठीक। फिर आप यहाँ जस्टिस में क्या क्या 3 तरह जस्टिस है, कहाँ कहाँ इसका संविधान में जिक्र है आर्टिकल का। ऐसे करके आप हमेशा इस तरह का बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे सर्कल कर सकते हैं। ये जो है ना आप प्रैक्टिस से होगा, इसे सिर्फ देखने से नहीं होगा। आप पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और इस प्रश्न को लिखिए, और इसी फॉर्मेट में आप लिखने का कोशिश कीजिए। 10 आंसर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप आंसर अच्छा लिखना शुरू भी कर देंगे। अब जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, चूँकि मेंस का है, पीटी नहीं किसी आए और पढ़ा के निकल गए। मेंस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो को स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई जगह नहीं 10 मिनट में कर दे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन ये था कि आप जस्टिस, लिबर्टी और इक्विटी से क्या समझते हैं, हमारे देश के संविधान के किस किस आर्टिकल में जिक्र, बाकी सुप्रीम कोर्ट और जो है ना पार्लियामेंट इस दिशा में क्या प्रयास किया, ये आपको लिखना है। यहाँ पे छूट गया, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें आपको मैं क्या बोला कि लॉन्ग क्वेश्चन को ना आंसर 400 या 420-30 वर्ड तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले की टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या की टर्म है। तो एक तो पहली बार आपको न्याय या जस्टिस मिल रहा होगा, लिबर्टी मिल रहा होगा और इक्विटी मिल रहा है, इसका क्या मतलब बताना पड़ेगा। और फिर इससे संबंधित जो संविधान में आर्टिकल है, बाकी सुप्रीम कोर्ट का या पार्लियामेंट जजमेंट लिखना है। तो आप एक मोटा मोटी डिसाइड कर लीजिए कि लगभग 40 वर्ड या 50 वर्ड में भूमिका में तो जाएगा ही जाएगा। बाकी 50 शब्द आपको निष्कर्ष में भी लिखेंगे, लगभग 100 शब्द तो गया। बाकी अब कितना बचा, 300 वर्ड के आसपास बना।
300 में आपको 3 टर्म को डिफाइन करने में कम से कम आपको 100-120 वर्ड लग जाएगा। और फिर बाकी संवैधानिक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का लिखने में लगभग वही 150-180 के आसपास वर्ड लग जाएगा। ये आपके माइंड में पहले ही फ्रेम बन जाना चाहिए आंसर लिखने से पहले ही। और ये जब लगातार, मैं बार बोलता हूँ, 8-10 आंसर लिखेंगे ना, तो अपने एक तो टाइम लिमिट में लिखेंगे, वर्ड लिमिट में लिखेंगे, तो एक हैबिट हो जाएगा। और विश्वास कीजिए कि एग्जाम हॉल में 8 क्वेश्चन को आप इजीली 3 घंटे में हर एक क्वेश्चन को हर एक डायमेंशन से लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट, डेटा डायग्राम सब हो सकता है ना। मैं बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दुनिया का कोई ताकत आपको मेंस में पास जो है ना नहीं करा सकता है। चलिए, तो सिंपल सबसे पहली बात, चूँकि ये संविधान के प्रस्तावना में है, क्योंकि यहाँ संविधान का थोड़ा जिक्र आया है, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा जिक्र आया है, थोड़ा सा हम संविधान के बारे में 1-2 बातें लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं कि संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसका वो क्या होता है, वाहक होता है, मतलब उसको ले जाने वाला होता है। जबकि प्रस्तावना, जो प्रियम्बल, उस संविधान का परिचायक होता है। देखिए, ये मेरा संविधान है, पूरा पूरा संविधान है, जिससे हमारे देश की व्यवस्था क्या हो रही, चल रही है। इस संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो वो संविधान का आईना है कि हाँ भाई, संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई, आप ये लिख सकते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना है, और उस प्रेम्बल में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी शब्द को शामिल किया गया है, जो एक लोकतांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक देश के लिए क्या है, प्राण तत्व है। मतलब अगर ये हमारे आप खुद सोचिए, अगर प्रस्तावना में जो फिलॉसफी है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अगर ये नहीं होता तो नहीं होता कि भाई जान बेजान हो जाता मेरा देश। तो वही चीज़ है, एक प्राण तत्व है। साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्राण तत्वों का उल्लेख संविधान के कई अलग अलग आर्टिकल में भी कर दिए हैं। तो मतलब ये है कि संविधान बहुत ही लाजवाब है, ठीक ना। आप देखिए, इसमें जो शब्दों का जो चयन किया गया, बहुत एनसीईआरटी का लैंग्वेज लिया गया है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं करने की कोशिश किया हूँ। आप ऐसे ही करके जो है ना इंट्रोडक्शन को आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब वही प्रस्तावना में जो वर्णित है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर में घोषित किया है, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इसी को जो है ना भूमिका में इंक्लूड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में कई प्रयास, या पार्लियामेंट ने भी इस दिशा में कई प्रयास किया। आप देखिए, इसको जब पढ़ेंगे तो लगभग लगेगा कि नहीं 50 वर्ड में आप इजीली जो है ना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो कई का इंट्रोडक्शन ही 150 वर्ड का होता है। नहीं, गलत बात है, आपको 50 वर्ड में लिखने का आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा मामला। या नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, ये भी एक तरीका लिखने का, ना वो लिखने से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबका मतलब बताइए, न्याय का क्या मतलब होता है, जस्टिस का मतलब बता दीजिए। जस्टिस क्या है कि 3 तरह के जस्टिस की बात यहाँ किया गया, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, और पॉलिटिकल जस्टिस है। न्याय का मतलब यही है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है। 3 तरह के न्याय, सोशल जस्टिस मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कास्ट, रिलीजन या जेंडर, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ पे अगर 1-2 लोगों का अगर आपको परिभाषा याद है, जैसे अम्बेडकर जी का, या जो संविधान जिन लोगों ने बनाया है, अगर उनका कोई अगर स्टेटमेंट आपको अगर याद है, तो आप पॉलिटी में अगर डालेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक नंबर आ सकता है। बाकी यहाँ अम्बेडकर जी कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना से मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये उनका डिफिनेशन है। फिर इकोनॉमिक न्याय के बारे में बता सकते हैं, जहाँ पे संपदा, आय, संपत्ति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब, हर व्यक्ति को देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लेने का क्या, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार, कोई रोकेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस की बात किया गया। तो इन तीनों न्याय को आप बताएंगे। कई लोग कहते हैं सिर्फ न्याय को बता के निकल जाते, नहीं, आपको तीनों न्याय को भी थोड़ा सा शॉर्ट में 1-2 लाइन में चीज़ें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पूछा क्या मतलब है, तो मतलब तो अच्छे से बताना पड़ेगा। फिर इससे संबंधित जो भी आपको लगता है संवैधानिक प्रावधान जहाँ जहाँ है न्याय से संबंधित, आर्टिकल से 14 है, 15 भी है, 16 भी, 7, तो आप 14 से लेके 18 को थोड़ा सा अगर आपको लिखना होने से करके 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में, आप एक लाइन में लिख सकते हैं। बहुत अधिक इन एक सारा
आर्टिकल ही लिख दिए। कुछ कुछ आर्टिकल जो उसको समय, हाँ यहाँ पे इसमें कास्ट, इसको भेदभाव छुआछूत की समाप्ति की बात किया गया है। फिर डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल जैसे 39 है, 38 है, ये इसको आप थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा 14, 15 से छूट गया, जोड़ लीजिएगा। बाकी आप 38, 39, 46 जहाँ जहाँ जस्टिस की बात आपको आती है, जैसे शेड्यूल कास्ट की बात 46 में है, तो आप यहाँ पे लगभग इससे संबंधित कम से कम 5-6 आर्टिकल ऐसे करके 14, 15 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे SC ST को लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण में दिया गया, वही बात यहाँ पर आपको लिखा भी गया है, ठीक। अब चूंकि क्वेश्चन में ये बताया कि क्या इसमें पार्लियामेंट या देश की संसद ने क्या इसमें एफर्ट किया है, तो आपको पता है कि 1992 में आरक्षण को सही ठहराया गया था, किसमें, इंदिरा साहनी मामले में। फिर संसद द्वारा भी EWS को 10% का आरक्षण दिया गया और कई तरह का लैंड रिफॉर्म कानून भी पास किया गया जो कहीं ना कहीं संपत्ति के समान वितरण से संबंधित है। आप ऐसे करके यहाँ भी वही बात को लिखा गया, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर लिबर्टी का क्या मतलब है, लिबर्टी का मतलब ये है कि किसी तरह की रोक टोक ना होना, ठीक ना। जैसे कि आपको अपना विचार व्यक्त करने का, अपना एक्सप्रेशन व्यक्त करने का, किसी भी धर्म के प्रति अपना आस्था व्यक्त करने का, इस पर कोई आपका रोक टोक नहीं होना। मतलब कि आपके अंदर लिबर्टी, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव का, फेथ का, वर्शिप का, मतलब कि आप इजली इसमें करें, तो यही आपका क्या हो गया, स्वतंत्रता। ऐसे करके आप यहाँ रोक कर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत अधिक मतलब क्या बोला, जटिल शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बाकी इससे संबंधित जहाँ जहाँ आपको प्रावधान मिलता है, हाँ एक दो अगर किसी का अगर डिफिनेशन अगर याद है कि मैकियावेली का अनुसार कहते हैं, सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित स्थान पर उचित प्रबंध की व्यवस्था ही क्या है, स्वतंत्रता है। इनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। बाकी आर्टिकल 19 है, फिर 20 है, 21 है, 22 है, 25 से 28 में आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप इन सारे को जो है ना आर्टिकल को भी ना यहाँ पे इजली, और यहाँ पे 21, 25, 30, 19 जो भी आर्टिकल है इससे संबंधित आप इसको यहाँ पुट करके ऐसे सिंपल वर्ड में, बहुत बड़ा भी आर्टिकल को नहीं लिख देना कि आपका 400 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ आप ये दिखाई कि नहीं हमको पता है, हाँ टाइम की कमी है, मैं लिख नहीं पाऊँ। अगर टाइम ले तो हम बहुत लिख देंगे, निबंध लिख देंगे, नहीं थोड़ा सा ना टाइम लिमिट में टू द पॉइंट लिखिए, आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है कि मेनका गांधी विवाद में मानवीय गरीबों के साथ जीने का अधिकार जो है ना एक जजमेंट दिया था, ये आप लिख सकते हैं। बाकी RTI एक्ट भी इसके तहत है। बाकी धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। तो ऐसे करके बाकी कई तरह के पार्लियामेंट में इस दिशा में कानून बनाए, वो भी आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो समता या इक्विटी की जहाँ तक बात है, वही कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति होना और बिना किसी भेदभाव को हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ही क्या है आपका इक्विटी या समानता में आता है। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, जैसे कि आप फ्रांस की क्रांति जब पढ़े होंगे तो 1789 में वहाँ जो क्रांति क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कई तरह के प्रिविलेज या विशेषाधिकार था, थर्ड स्टेट को कोई अधिकार नहीं था, इसकी वजह से वहाँ पे क्रांति हुआ। वही यहाँ किसी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सभी धर्म, जाति, लिंग के सब यहाँ हम लोग समान हैं, कानून के सामने हम लोग सब बराबर हैं, ठीक ना। ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये समता का मतलब है, ठीक ना। बाकी इसका 3 मेन डायमेंशन लिख सकते हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की यहाँ पे जो है ना बात की गई है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इसमें आर्टिकल है, जैसे कि 14 से लेकर 15 का जिक्र कर सकते हैं। फिर विधिक समता है, शक्तियों का समान संरक्षण है, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 23, 24 भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक ना। फिर DPSP का 38, 39 जिक्र कर सकते हैं। हाँ कुछ अगर ना संवैधानिक प्रावधान आपसे एग्जाम में पूछेगा तो कुछ आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसलिए मेरा सलाह ये होगा कि मेंस के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, DPSP के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, फिर आपका पार्लियामेंट का कुछ इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति का, गवर्नर का, PM का, CM का, फिर इलेक्शन कमीशन का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जैसे आर्टिकल जो भी 243 है या 44 है, 40 है, ये सब आपको जब याद कुछ होगा तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं मेंस में, ठीक ना। चलिए तो ये आप इस तरह से जो है ना जो है इक्वलिटी को यहाँ दिखा सकते हैं। वही 14 है, 15, 16, 17, 18 है। पॉलिटिकल इक्वलिटी आर्टिकल 325 है। फिर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 326 को दिखा सकते हैं, ठीक ना। DPSP को दिखा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट का क्या है, चाइल्ड लेबर
पर रोक लगाया है संसद ने 1986 के एक्ट से। तो ऐसे करके आप चीज़ों को, फिर एक SC/ST एक्ट आया था 1989 में, सुप्रीम पार्लियामेंट का ये प्रयास है। ऐसे करके आप इसको दिखा सकते हैं। जो एक दो, आप बहुत एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एक दो एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे छोड़ देना। जैसे बंधुआ मजदूरी है, यहाँ पे बाल श्रम निषेध है, SC/ST एक्ट आया है, ठीक है, इतना करके छोड़ देंगे। अब अंतिम में निष्कर्ष वही कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों को शामिल कर एक कल्याणकारी और लोकहितवादी राज्य की आधारशिला रखी है। ठीक, इस दिशा में पिछले 75 ईयर में बेहतर प्रयास हुआ है, परंतु देश में आज भी धर्म, जाति, स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर कुछ समस्याएं मौजूद हैं। अतः यहाँ के सभी नागरिक समाज, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को मिलकर कार्य करना पड़ेगा ताकि गांधी जी के सपनों का भारत बन सके। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कभी आप पॉलिटी का आंसर लिखें, कोई भी आंसर लिखा है ना, इस तरह एक भविष्य का एक आपके पास जो है ना एक ने व्यू होना चाहिए, वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या किया, मैं बता दिया कि एक हमारे संविधान निर्माता ने एक बेहतर बेस तैयार करके वो गए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। अतः मेनली देखिए, ये देश कब चलेगा, ये देश तभी अच्छे से रन कर पाएगा जब 141 करोड़ जो लोग हम लोग हैं, उनकी भी तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या लगता है सरकार के करने सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ कार्यपालिका करना ही होगा, सब पूरे समाज नागरिक को मिलना पड़ेगा, विधायिका को, कार्यपालिका को मिल, तभी गांधी जी के सपनों का भारत। गांधी जी के सपनों का क्या भारत था, एक ऐसा भारत जहां महिला पुरुष आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, समाज पे बैठे अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक विकास की धारा पहुंच सके, यही गांधी जी का सपना था। या नहीं तो आप यहाँ पे एक और SDG की बात कर सकते हैं, सतत गोल की बात कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करके निष्कर्ष आप अगर 8-10 भी लिख लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में वो कहीं ना कहीं हिट करेगा, आप लिखेंगे अच्छा नंबर आएगा। तो ये एक तरह से ना आप इस तरह करके आंसर को लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। बाकी मैं इसका हैंड रिटन भी दिखाई दिया और टाइप किया हमें दिखा दिया, क्योंकि देखिए मेरा मेनली रहता है कि नहीं हैंड रिटन से ही लोगों को बताए, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा मार्केट में सब जगह टाइपिंग चल रही, चलो ठीक है, मैं भी हमको मार्केट, लेकिन हाँ मैं जो है ना अपने ग्रुप में ना हैंड रिटन ही प्रोवाइड करता हूँ, बाकी जिनको जो यूज़ करना होता है वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, तो इस तरह से चीज़ों को आप जो है ना शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को लिखें और लिखने का प्रयास करें, ठीक ना। ऐसे करके मैं लगातार वीडियो सीरीज में बताने की कोशिश करूँ, लेकिन हाँ मैं बार बोलता हूँ आपको लिखना तो आपको ही पड़ेगा, इसमें वो नहीं है। तो आप जो है ना, मैं नीचे एक लिंक बना देता हूँ, एक ग्रुप बना देता हूँ, व्हाट्सएप पे बनाऊँगा, आप वहाँ पे अपना आंसर जो है ना सेंड कर सकते हैं। जब भी टाइम कभी मिलेगा मैं कॉपी चेक कर, नहीं तो बाकी ग्रुप में भी आप एक दूसरे कॉपी को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल राइट और DPSP का 2 क्वेश्चन लूँगा, ऐसे करके करंट का बहुत कुछ लेने का मैं कोशिश करूँगा। बाकी मेंस के लिए 69 के लिए 70 के लिए अनफैटिंग प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छे से बारीकी से नोट्स मुरारफर, अगर और अनफैटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।